सोशल एंथ्रोपोलॉजी का ये चैप्टर जो कि हमारा मैरिज यूनिट है। इस यूनिट में हम देख रहे हैं मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे कि मैरिज जो है ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, पूरी दुनिया में पाए जाने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। इसके फॉर्म्स अलग अलग कल्चर्स में वेरी करते हैं। हर एक संस्कृति में, कल्चर में मैरिज अलग अलग प्रकार से की जाती है, परंतु कुछ ऐसे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी जगह प्रेजेंट हैं। हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे इसमें। इसकी बेसिकली पहली चीज देखें तो इसमें मैरिज का पहला कैरेक्टर है कि ये सोशली अप्रूव्ड यूनियन है। दो लोगों के साथ रहने के लिए सोशली अप्रूव्ड है। सोसाइटी अप्रूव करती है दो लोगों के साथ रहने को, कोहैबिटेशन को, इसलिए ये इसका पहला कैरेक्टर है। ये अगर हम देखें तो ये इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड कम करता है और ये एक ऐसा सेंक्शन है जो सोसाइटी, कस्टम और लॉ से बंधा हुआ है। इसमें सोसाइटी की भी एक बड़ी भूमिका होती है और कस्टम्स भी, रीति रिवाज भी इसमें एक भूमिका निभाती है, और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। जैसे हिंदू मैरिज को अगर हम देखें तो ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होता है। हिंदूज के मैरिज के जो अभी करंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सभी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होते हैं। तो इसमें लॉ, कस्टम और सोसाइटी का भी एक रोल होता है। इंडिविजुअल लेवल पे ये एक अरेंजमेंट होता ही होता है, बट इसमें सोसाइटी, कस्टम, लॉ भी अपना एक पार्ट प्ले करते हैं। अब हम इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन है। ट्रेडिशनली क्या है कि हम मैरिज को कैसे देखते हैं, ये एक रिलेशनशिप देखते हैं किस किस के बीच में, मेन एंड वीमेन के बीच में। हमने ट्रेडिशनली इसी तरीके से इसको डिफाइन किया है कि मैरिज क्या है, एक यूनियन है, एक साथ है किन किन के बीच में, बिटवीन टू अपोजिट सेक्स, दो अलग अलग लिंग के लोगों के बीच का एक यूनियन है, जस्ट लाइक मेल एंड फीमेल, राइट। नाउ जो कि अभी समय के साथ साथ चीजें बदल रही हैं। अब मैरिज की डेफिनेशन में एक बदलाव आया है। ये क्या है कि आज के समय में मैरिज सिर्फ दो अपोजिट जेंडर्स या दो अपोजिट सेक्स तक सीमित नहीं रह गई है, ये होमोसेक्सुअल भी हो गई है। मींस मेन एंड मेन मैरिज एंड फीमेल वीमेन एंड वीमेन मैरिज, इसको सेम सेक्स मैरिज भी कहते हैं। बहुत सारे देशों में ये चीजें ये इवोल्व भी हो रही है। सो अब जो ट्रेडिशनल हमारा मानना था कि मैन एंड वुमेन के बीच का यूनियन रिलेशनशिप है, ये भी कहीं कहीं इसका भी दूसरा एक और फॉर्म निकल के आया है कि सेम सेक्स मैरिज, इसका नया फॉर्म अभी उभर रहा है। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस, मैरिज को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैरिज का थर्ड कैरेक्टर है, वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करता है। किस तरीके से, ये सोशली सेंसर्ड, सामाजिक रूप से स्वीकार्य, हमारी सोसाइटी इस चीज को स्वीकृत करती है ऐसे सेक्सुअल राइट्स को, सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वीमेन। इसके अलावा जितने भी सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो हमारी सोसाइटी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती है, सैंक्शन नहीं है, सोसाइटी उसे स्वीकृत नहीं करती है हमारी समाज। लेकिन मैरिज में हम सेक्सुअल रिलेशंस को सैंक्शन करती है सोसाइटी। हम इसी तरीके से लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। जो मैरिज से जितने भी सेक्सुअल रिलेशंस वो किए जाते हैं वो सबको हम लेजिटिमेट लिस्ट में डालते हैं, और विदाउट एनी मैरिज, शादी के बिना जिन जिन के भी सेक्सुअल रिलेशंस हम होते हैं उसे हम इलेजिटिमेट कहते हैं, अवैध कहते हैं। सो ये रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस भी है मैरिज। अगर हम फोर्थ देखें तो एक फैमिली का बेसिस है, ये आधार है किसी परिवार के बनने का। विदाउट मैरिज नो फैमिली कैन बी फॉर्म्ड।
अगर हम देखें तो ये फाउंडेशन है मैरिज के बाद ही, बिकॉज मैरिज से एक यूनियन होता है बिटवीन मेल एंड वीमेन, फिर उनके चिल्ड्रंस होते हैं, फिर इस तरीके से एक फैमिली क्रिएट होती है। सो हम कह सकते हैं कि मैरिज जो है बेसिस है किसी फैमिली के फॉर्मेशन का, ये फाउंडेशन है किसी फैमिली के, और एक कंसेप्ट सिस्टम का भी फाउंडेशन है, क्योंकि आफ्टर मैरिज जो सारा हमारा परिवार बनता है जिसमें सारे रिलेटिव्स आते हैं, सारे भाई बहन चाचा फूफा बुआ सब लोग आते हैं, इस चीज को कंसेप्ट सिस्टम कहते हैं। ये बिना मैरिज के नहीं बनेगा। इससे प्रोक्रिएशन होता है और सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के भी काम आती है। प्रोक्रिएशन मींस इसमें बच्चे पैदा किए जाते हैं, देन सोशलाइजेशन किया जाता है, उनका सामाजिकरण होता है, उनको चीजें सिखाई जाती है या फिर वो देखकर सीखते हैं एजुकेशन के थ्रू, घर के लोगों को देखकर, लर्निंग के थ्रू। तो ये बेसिस है फैमिली के फॉर्मेशन का। एक और चीज है कि मैरिज इकोनॉमिकल और डोमेस्टिक कोऑपरेशन का भी रोल प्ले करती है। इकोनॉमिकल और डोमेस्टिक कोऑपरेशन, जो मेल एंड फीमेल दोनों शादी के बाद में साथ कोहैबिटेशन करते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, साथ मिलकर के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं और फैमिली को सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक कोऑपरेशन घर के काम, घर की चीजें, बच्चों को संभालना और घर में और सभी अन्य जरूरतों को आपस में मिलकर डोमेस्टिकली कोऑपरेट करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। हमने ट्रेडिशनली क्या माना है कि हस्बैंड एंड वाइफ हमारे दोनों इकोनॉमिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मिलकर निभाते हैं, जितनी भी हमारी आर्थिक जरूरतें हैं दोनों मिलकर निभाते हैं, और डोमेस्टिक टास्क घर के काम को भी मिलकर करते हैं। तो इसी तरीके से ये डोमेस्टिक और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन में भी बहुत होता है। जिस तरीके से हम देखें कृषि खेती करने वाले लोग हैं, जो एग्रेरियन सोसाइटी है और ये ट्राइबल सोसाइटी है, हमारी आदिवासी समाज है, समुदाय है, यहाँ पे इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एक बड़ा की फंक्शन करता है। बिकॉज जो एग्रेरियन सोसाइटी है, जो कृषि समाज है, वहां पे फीमेल्स भी कृषि कार्यों में बड़ा योगदान करती हैं, वो भी साथ साथ में जाकर के चीजों को मैनेज करती है, साथ में कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एग्रेरियन सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटीज में भी, जहां पे हंटिंग और गैदरिंग ये सब काम होता है, सो वहां पे भी वो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन में दोनों की बड़ी भूमिका होती है। अगर हम 6 देखें, मैरिज का जो फंक्शन है ये है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब मैरिज के बाद, शादी के बाद जितने जो भी बच्चे होते हैं, प्रोक्रिएट होते हैं, वो सब लेजिटिमेट बच्चे कहलाते हैं। वो विदाउट मैरी, भारत जैसे समाज में अगर बिना शादी के बच्चे होंगे तो वो इलेजिटिमेट होंगे। तो बच्चों के लेजिटिमेसी के लिए बच्चे वैध हैं। इसका ये पैमाना होता है कि आफ्टर मैरिंग, शादी से जो पैदा हुए बच्चे हैं वो सब लेजिटिमेट होंगे, और विदाउट एनी मैरिंग से जो बच्चे होंगे वो इलेजिटिमेट होंगे। इससे सोशल और लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। सोशल रिकॉग्निशन ऐसा है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, और अगर हम लीगल रिकॉग्निशन को देखें तो लीगली भी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, वो जो उनके चिल्ड्रंस को, बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस को ट्रांसफर होती है। तो ये लीगली भी रिकॉग्नाइज्ड है ये बच्चे हैं। इससे उन्हें इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं, जो संपत्ति का ट्रांसफर का अधिकार, संपत्ति जो पेरेंट्स की होती है वो उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस को ट्रांसफर होती है। और इसे लीनिएज का भी एक कैरेक्टर होता है, जैसे वो पता कर सकते हैं कि उनके पूर्वज कौन और उनसे पूर्वज कौन। इस तरीके से हम अपने सारे पूर्वज के लीनिएज को बता सकते हैं। सक्सेशन, संपत्ति का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज सक्सेशन। सो ये लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हम 7th कैरेक्टर देखें तो एक परमानेंट बॉन्ड होती है रिलेटिवली। हमारी बाकी सब बॉन्ड्स होती हैं वो उतनी परमानेंट नहीं है, लेकिन मैरिज की जो बॉन्ड है वो परमानेंट होती है रिलेटिवली। कोई भी और दूसरे रिलेशंस होते हैं, अगर कोई मेल फीमेल किसी कारण से छोटे समय के लिए वाइफ फ्रेंडशिप और दूसरे रिलेशन से साथ में आते हैं, अदरवाइज और कोई भी फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं,
या हमारे और किसी भी तरीके के संबंध होते हैं, उनके रिलेटिव में ये जो बॉन्ड होती है ज्यादा परमानेंट होती है, ये मोर इंड्यूरिंग है, ज्यादा समय तक चलने वाली है दूसरे सभी संबंधों से। बाकी सभी संबंध ऐसे हैं जो कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, हम चाहें तो किसी से संबंध रखें नहीं रखें, लेकिन मैरिज वाले जो ये जो बॉन्ड है ये थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सोशल फैक्टर आ जाता है। इसमें आप अकेले इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सोसाइटी का भी एक रोल होता है और जो लॉ है उसका भी एक रोल होता है। आप इस तरीके से शादियों में नहीं कर सकते कि आज हम दोनों साथ हैं कल नहीं रहेंगे। इसके लिए जो हमारी सोसाइटी और लॉज दोनों रोल प्ले करते हैं, फाइन, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा परमानेंट बॉन्ड कहा गया है। जबकि डाइवोर्स होते हैं, मैरिज एक लॉन्ग टर्म यूनियन है, डाइवोर्सेस हैं ऑफ कोर्स, लेकिन रिलेटिवली दूसरे रिलेशंस के टूट जाने से ये ज्यादा इंड्योरिंग है, ज्यादा परमानेंट बॉन्ड है। अगर हम देखें जो हमारा 8th कैरेक्टर है वो है कल्चरल एंड लीगल वेरिएबिलिटी। ऑल्दो शादी मैरिज एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली चीज है, फिर भी इसमें एक कल्चरल वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। सभी अलग अलग संस्कृतियों में, कल्चर्स में अलग अलग तरीके से शादी करना और उसके रिचुअल्स को निभाना, उसकी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन लीगल वेरिएबिलिटी भी है, जहां जहां अलग अलग देशों में इसके कानून, इसको लेकर के नियम अलग अलग हैं। रूल्स ऑफ मैरिज अलग हैं, जैसे मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, एंडोगेमी, और ये कल्चर्स में डिफर करता है। जिस तरीके से हम अगर नॉर्थ इंडियन सोसाइटी को देखें तो ये मोनोगेमस है, ये एक हस्बैंड या एक वाइफ इनकी होती है। और इसमें अगर देखें तो हम ये पैट्रियार्कल है, यहां पितृसत्तात्मक है, पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यहां पे पेरेंट्स जो फादर की लाइन है इसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर हम देखें तो ये रिलीजन टू रिलीजन भी डिपेंड करता है। हिंदुइज्म में इसके रूल्स अलग हैं, अगर हम निकाह का देखें तो इन इस्लाम वो डिफरेंट है, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो वो डिफरेंट है। डिफरेंट रिलीजन्स में ये कस्टम्स अलग अलग होते हैं, इनके कस्टम्स अलग होते हैं रिलीजन बेसिस, और स्टेट लॉज भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे गोवा जो इंडियन स्टेट है, वहां के रूल्स, मैरी के रूल्स बाकी स्टेट से डिफरेंट है। सो स्टेट बाय स्टेट भी डिफर करता है, कंट्री बाय कंट्री डिफर करता है, इसके कस्टम्स और जो कल्चर पे भी डिपेंड करता है, बदलते रहते हैं। बस जो बेसिक है दो चार वो बहुत कॉमन है, अदरवाइज थोड़े थोड़े से फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। और हम अगर इसका अगला कैरेक्टर देखें तो ये सोशल अलायंसेस बनाने में बहुत सहयोगी है। हमने ये सुना होगा कि जिस तरीके से हमारे पहले हमारे किंग्स, राजा, एक राज्य अपनी बेटी की शादी दूसरे राज्य के प्रिंस से करते थे, ये राजकुमार से करते थे। इसका एक बड़ा कारण होता था, उन्हें संबंध दूसरे राज्य के साथ बनाने हैं। अगर साइड के किसी राज्य से अगर आप वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, मैरिटल रिलेशन बना लेते हैं, तो ये संभावना कम हो जाती है, कॉपरेशन का व्यवहार ज्यादा हो जाता है, साथ देने की भावना ज्यादा बढ़ जाती है, ना कि लड़ाई झगड़े करने की। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। दो राज्यों के, अगल बगल के राज्यों के बीच में अगर वैवाहिक संबंध होंगे तो कॉपरेशन की भावना ज्यादा रहेगी, एक दूसरे के साथ की भावना ज्यादा रहेगी, एक टकराहट की भावना कम रहेगी। इसी कारण से पहले राजा अपने पड़ोस के राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाने में रुचि लेते थे। उसी प्रकार आज के समय में भी सोशल अलायंस बनाने में ये इसकी बड़ी भूमिका होती है। शादी से दो परिवारों के बीच में एक अच्छे संबंध बनते हैं जो कि सहयोग के संबंध होते हैं, एक दूसरे को हर जरूरतों में संबंध, सहयोग की भावना के साथ वो प्रेरित होता है। तो शादी का एक बड़ा रोल है कि वो सोशल अलायंस बनाने में भी कारगर है। मैरिज है वो एक यूनियन ही सिर्फ नहीं है दो लोगों के बीच का, दो इंडिविजुअल्स के बीच का, बल्कि दो फैमिलीज के बीच का, दो कम्युनिटीज के बीच का, दो क्लेन्स के बीच का भी एक अलायंस है। ये इसमें दो फैमिलीज भी जुड़ती हैं, दो लोग ही नहीं जुड़ते हैं।
इसमें दो कम्युनिटीज भी जुड़ती हैं, इससे सोशल सोलिडियरिटी बढ़ती है इसमें और अलायंस क्रिएट होता है।